हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंद किशोर मेहरा आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई एन के पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, जब बच्चों की एक बहुत बड़ी मांग रही है कि हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए, और उसमें भी भारत के इतिहास का वो राजपूत काल का इतिहास, और मुख्यतः जिसमें हमारे दक्षिण भारत के चालुक्य वंशी या पल्लव वंश की जो बातें रही हैं उसकी बातें हमें करनी है। यानी हमें 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है। और भारत सरकार की जो भी एग्जाम होती हैं दोस्तों, आजकल वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने मौर्य गुप्त काल पढ़ा है, बार बार हम सभ्यताएं पढ़ते हैं, इसके अलावा मुगल काल भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हमने 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के इतिहास को नहीं जाना। और उसमें दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो इतिहास रहता है वो राजपूत काल का इतिहास रहता है, लेकिन इस इतिहास में हम हर्ष को भी शामिल कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारत का इतिहास 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। एक बार हम इसको इतना ही लेते हैं, मोहम्मद गोरी आएगा, उसके बाद हम अलग से चौहान वंश की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस समय की अगर हम बात करें तो ये गुप्त काल के पतन के बाद भारतीय इतिहास में जो पाटलिपुत्र था उसका धीरे धीरे महत्व कम हो गया, और पाटलिपुत्र के स्थान पर एक नई राजधानी का उदय हुआ, और वो राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। तो देखिएगा, कन्नौज कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और इसको विकसित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो हमारे इस भारत में कन्नौज जो उत्तर प्रदेश यूपी में था, इसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जिसकी राजधानी थी वो महान सम्राट आया था, कहां से? थानेश्वर, हरियाणा से। थानेश्वर हरियाणा। दोस्तों थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी बनाने वाला सम्राट कौन था? उसका नाम आपने सुना होगा, उसका नाम था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन सम्राट की हम बात करें तो लगभग दोस्तों उत्तर भारत इसके आधिपत्य में रहा था। और इधर हमारी नर्मदा नदी, तो दोस्तों इधर हमारी जो महानदी है, यानी ये हर्षवर्धन के राज्य की सीमाएं थी दोस्तों। इसका मतलब एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। दोस्तों प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे, और माता का नाम क्या था? यशोमती के लाला। ये किसका लाला था? हर्षवर्धन यशोमती का लाला था। और उत्तर भारत में एक महान बलशाली सम्राट के रूप में हर्षवर्धन जैसा महान वीर एक शासक रहा। और वो प्रभाकर वर्धन जिसकी राजधानी थानेश्वर थी और जिसकी माता यशोमती थी। तो ध्यान रखना, प्रभाकर वर्धन ने, यशोमती ने एक महान वीर पुरुष को जन्म दिया, जिसको हम देख रहे हैं हर्षवर्धन के नाम से। दोस्तों हर्षवर्धन की अगर समय अवधि की हम बात करें तो हर्षवर्धन की समय अवधि थी 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। हमारे लगभग इस उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य बनाया। अब देखिए क्या घटना है, वो थोड़ा सा आप समझिएगा कि हर्षवर्धन के जन्म के समय उसका बड़ा भाई था राज्यवर्धन, वो यहां थानेश्वर का राजा था। तो देखिएगा, इस प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा बेटा था उसका क्या नाम है? राज्यवर्धन।
और दूसरा है हर्षवर्धन, और तीसरी है इनकी बहन राज्याश्री। तो ये तीनों थे बहन भाई। अब देखिए क्या हुआ, इस प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज परम भट्टारक, महाराजा धीराज परम भट्टारक कौन है, वो है प्रभाकर वर्धन, ध्यान रखना। इन्होंने, इनकी मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर का राजा बना। और दोस्तों राज्यश्री का विवाह कन्नौज के नरेश ग्रहवर्मा के साथ किया गया था। कौन था ग्रहवर्मा, किसका पति था, राज्यश्री का पति था। अब देखिए क्या हुआ, जो गोड़ नरेश शशांक था, कौन था, गोड़ नरेश शशांक। दोस्तों इसने किसको मार दिया, ग्रहवर्मा को टपका दिया, और राज्यश्री जंगल में भाग गई। ये समाचार मिले किसको, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को। तो दोस्तों राज्यवर्धन गया लेकिन वो मारा गया। तो इसके बाद राजा कौन बना, हर्षवर्धन बना दोस्तों। और हर्षवर्धन ने इस गोड़ नरेश शशांक को परास्त किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों एक दिवाकर मित्र था, दिवाकर मित्र, इसकी सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोज लिया। बहन और भाई का वो मिलाप हुआ। हर्षवर्धन ने कहा अपनी बहन राज्यश्री से कि आप तुम कन्नौज संभालो बहन, मैं थानेश्वर जा रहा हूं जो हमारे पुष्य भूति वंश की राजधानी है। राज्यश्री ने कहा नहीं भैया अब तो आप ही संभालो। अब भाई बहन पर संकट आ जाए तो भाई को तो आना ही पड़ता है दोस्तों। अतः हर्षवर्धन ने ही कन्नौज से शासन करना शुरू कर दिया। उसको ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। तो पुष्य भूति वंश की राजधानी कौन सी हो गई, थानेश्वर हरियाणा से कन्नौज यूपी। और हर्ष ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। अब हम हर्ष के दरबार में जाएं उससे पहले हम हर्ष की तलवार की चमक देखते हैं। और दोस्तों बताते हैं कि हर्ष ने लगभग उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया, उड़ीसा पर भी लगभग भूभाग पर अधिकार कर लिया, महानदी से उत्तर वाले भूभागों में, और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। और इधर ध्यान दीजिएगा हर्षवर्धन के समय में असोम को भास्कर वर्मा, ये एक शासक था यहाँ पर असोम में। और उस समय असोम को कहा जाता था कामरूप देश। कौन सा देश, कामरूप देश। इस कामरूप देश का राजा कौन था, भास्कर वर्मा। हर्षवर्धन ने इसके साथ समझौता कर लिया कि तू इधर नहीं देखेगा और मैं उधर नहीं देखूंगा। तो दोस्तों इस तरह से हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पर हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ था एक, वो नर्मदा का युद्ध हुआ था, नर्मदा युद्ध। दोस्तों ये लगभग 635 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर महाराष्ट्र वाले भूभाग में जो कर्नाटक का भी भूभाग था, बादामी के चालुक्य थे। और बादामी के चालुक्यों में बड़ा ही बलशाली एक राजा था पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। इस पुलकेशिन सेकंड ने, ये चालुक्य नरेश था पुलकेशिन सेकंड, इसने हर्षवर्धन को नर्मदा के युद्ध में सीन दिखा दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा पुलकेशिन सेकंड मेरी तरफ बलशाली था और उसने हर्षवर्धन को परास्त कर दिया। और नर्मदा के युद्ध में पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को सीन दिखा दिया और वो सीन देखते ही हर्षवर्धन भागा, वापस अपनी राजधानी कन्नौज आ गया। इस तरह से दोस्तों हर्षवर्धन नर्मदा की ओर जा नहीं पाया, हर्षवर्धन नर्मदा की ओर जा नहीं पाया। इस नर्मदा के युद्ध में दोस्तों पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। अब ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो दोस्तों हर्षवर्धन स्वयं भी एक साहित्यकार सम्राट था। और पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख, ध्यान दीजिएगा पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, इसका रचनाकार कौन था दोस्तों, रवि कीर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था,
रवि कीर्ति। और एहोल अभिलेख किसका है, किसके समय का है, पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख हमें ये जानकारी देता है कि हर्षवर्धन नर्मदा से दक्षिण में आ नहीं पाया। हर्षवर्धन को नर्मदा के युद्ध में पुलकेशिन सेकंड ने सीन दिखा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो हम राजाश्री को हटा देते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम किसको देख रहे हैं, हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन की उपाधियां क्या क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर्षवर्धन की उपाधियां देखिएगा, हर्षवर्धन स्वयं एक साहित्यकार सम्राट था। हर्षवर्धन स्वयं एक साहित्यकार सम्राट था और इसलिए उसने बहुत सी रचनाएं लिखी थी, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है, साहित्यकार सम्राट। अब हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी थी दोस्तों, तो हर्षवर्धन की रचनाएं थी, हर्षवर्धन की रचनाएं थी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। दोस्तों ध्यान दें, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हर्षवर्धन की कितनी रचनाएं हैं दोस्तों, 3। पहली कौन सी है, नागानंद, दूसरी रत्नावली और तीसरी प्रियदर्शिका। तो ये 3 रचनाएं स्वयं किसने लिखी थी दोस्तों, हर्षवर्धन ने लिखी थी। इसीलिए हम हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट के नाम से जानते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं, इसकी एक और उपाधि थी जो उसको हवेन सांग ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, हवेन सांग ने। और हवेन सांग एक चीनी बौद्ध यात्री था जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा पर आया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हवेन सांग, क्योंकि और दूसरा हर्षवर्धन के दरबार में एक और कवि भी था। तो पहले मैं आपको हवेन सांग की रचना बताऊं, शियुकी। ये शियुकी किसने लिखी थी, हवेन सांग ने लिखी थी दोस्तों। और शियुकी का मतलब है पाश्चात्य संसार के लेख। तो दोस्तों हर्षवर्धन एक चीनी बौद्ध यात्री था जो भारत बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था और उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और दोस्तों कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि हवेन सांग को थानेश्वर में जयगुप्त नाम के बौद्ध धर्म में दीक्षित व्यक्ति ने शिक्षा दी थी। नाम क्या था उनका, जयगुप्त। इन्होंने हवेन सांग को शिक्षा दी थी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि हवेन सांग जो चीनी बौद्ध यात्री हर्षवर्धन के समय में भारत आया। दोस्तों हवेन सांग की हम बात करें तो ये होनान प्रांत है चीन में, वहां से चिंचा तो आ गयो, मारवाड़ी बोले ना आपने, चिंचा तो आ गयो। तो हवेन सांग वहीं से आया था और ये लगभग 629 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों और 645 ईस्वी तक वापस, यानी 629 में चाइना से चला और 630 में भारत आ गया और 45 में वापस चला गया। यानी लगभग ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था। लगभग 15 वर्षों तक हवेन सांग भारत में रहा और हवेन सांग की प्रमुख रचना है शियुकी। ध्यान दें दोस्तों, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, हवेन सांग को कहते हैं। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार हवेन सांग। तो हवेन सांग ने भी जो हर्षवर्धन को उपाधि दी थी उसकी हम बात करें तो वो थी सकलो उत्तरापथ। सकलो उत्तरापथ यानी समस्त उत्तरी भारत का सम्राट। ये किसकी उपाधियां हैं, इस साहित्यकार सम्राट हर्षवर्धन की उपाधियां हैं दोस्तों। इसके अलावा हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या भी कहा जाता है, शिलादित्य भी कहा जाता है। इसके अलावा हर्षरीत की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और रहता है, वो भी आप ध्यान दें। मैं प्रभाकर वर्धन और यशोमती को हटा रहा हूं और हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों एक रहता था, कौन, बाणभट्ट। और बाणभट्ट की रचनाएं हमारी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे,
बाण भट्ट। और बाण भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बाण भट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित और दूसरी है कादंबरी। कादंबरी, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? ये बाण भट्ट की रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादंबरी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हवेन सांग की रचना कौन सी है? शियू की। और बाण भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? हर्षचरित और कादंबरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास एक दूत भेजा था। इसका मतलब यह हुआ कि हर्षवर्धन के समय में चीन के सम्राट कौन थे? तो ताइसुंग। हवेन सांग स्वयं आया, इसने यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और उस समय चीन के सम्राट थे ताइसुंग। चीन के सम्राट कौन थे दोस्तों? ताइसुंग। ध्यान दीजिएगा, कौन है? ताइसुंग। अभी ताऊ तो आके चला गया और आज कौन आ गई? ताई। याद रखिएगा, आज कौन आ गई? ताइसुंग। तो चीन के सम्राट ताइसुंग। और ताई ने बुलाया, ताई के दरबार में हर्षवर्धन ने अपना दूत भेजा था। तो दोस्तों हर्षवर्धन की हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्षवर्धन से निकलता है कि वो स्वयं एक साहित्यकार सम्राट था और मेरी तरह एक बलशाली सम्राट था। इसीलिए उसने लगभग उत्तर भारत पर अधिपत्य जमाया। इसीलिए उसको सकलोत्तरापत के नाम से जाना जाता है। सकलोत्तरापत के नाम से जाना जाता है। शिलादित्य भी कहते हैं उसको और साहित्यकार सम्राट भी कहते हैं। तो आज हम मिले हैं किससे? साहित्यकार सम्राट से, शिलादित्य सम्राट से और सकल उत्तरापत का स्वामी सम्राट हर्षवर्धन, जिसके दरबार के कवि थे बाण भट्ट। और उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी थी? 2 रचनाएं, हर्षचरित और कादंबरी। कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी। ये किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। जबकि स्वयं हर्षवर्धन भी एक साहित्यकार सम्राट था और उसने कितनी रचनाएं? 3। तो हर्षवर्धन की कितनी? 3 और बाण भट्ट की कितनी? 2। याद रहेगा दोस्तों। और इसके अलावा हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हवेन सांग आया था, जिसने कौन सी लिखी थी? शियू की पाश्चात्य संसार के लेख। और दोस्तों हवेन सांग 630 से 645 ईस्वी लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा था और उसने नालंदा में भी शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय में कन्नौज और प्रयाग में, कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी, वहीं पर सम्मेलन, धर्म सार्वजनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और विशेषतः उसमें बौद्ध धर्म का ये सम्मेलन था। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन पहले शैव धर्मावलंबी था, लेकिन धीरे धीरे हवेन सांग के प्रभाव से वो बौद्ध धर्म का मतावलंबी होता गया। उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर होता गया और यही परिणाम रहा कि कन्नौज में हर्षवर्धन के समय में बौद्ध महाधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस धर्म सभा में जो मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, जो अध्यक्ष के तौर पर थे, वो तीर्थ यात्रियों के राजकुमार मिस्टर हवेन सांग थे। तो दोस्तों ये थे हर्षवर्धन के बारे में जानकारी। धन्यवाद। आगे हम हर्षवर्धन की कुछ विशेष बातें, प्रशासनिक बातें अगली क्लास में इसकी जानकारी लेंगे।